हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम यहाँ पे लाते हैं हॉलीवुड मूवीज के लिए एक्सप्रेशन। तो आज हम लाए बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, द अकाउंटेंट। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb ने 7.3 की रेटिंग दी है। रोटन टोमेटोज ने इसे 52% दिए हैं और इसे 92% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर हैं गैविन ओ'कॉनर। 44 मिलियन के बजट में बनी इस एक्शन थ्रिलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे $155.2 मिलियन। इस मूवी को और भी दमदार बनाया है इसकी कास्ट ने, जिसमें एक से बढ़कर एक कलाकार है। लीड में है बेन एफ्लेक AKA बैटमैन, जिन्होंने रोल प्ले किया क्रिश्चियन वुल्फ का, आना कैंड्रिक जिन्होंने रोल प्ले किया डाना कमिंग्स का, JK सिमंस ने रोल प्ले किया रे किंग का और जॉन बर्नथन ने रोल प्ले किया ब्रैक्स का। जॉन लाइथग्रो रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं हमें लैम्बर ब्लैकबर्न का और सिंथिया आदि रॉबिन्सन ने रोल प्ले किया मेडिना का। बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है बेन एफ्लेक सर ने इस मूवी में। बेसिकली स्टोरी बेस्ड है एक अकाउंटेंट की लाइफ पर जो कि ऑटिज्म से ग्रस्त है। वो मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स के लिए अकाउंटेंट का काम करता है। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसकी लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसका पास्ट भी हावी है उसके प्रेजेंट पर, और कैसे वो अपने पास्ट से ओवरकम करेगा ये स्टोरी में हमें पता चलेगा। स्टोरी की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। स्टोरी पसंद आए तो एक लाइक मार देना दोस्तों, और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों स्टोरी थोड़ी ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से सुनना। कहानी की शुरुआत होती है 1989 हार्वर्ड न्यूरो साइंस में, जहाँ पर क्रिस जो कि हमारी स्टोरी का हीरो है, उसके पेरेंट्स एक बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं जो कि उन्हें बताता है कि उनका बेटा क्रिस हाई फंक्शनिंग फ्रॉम ऑटिज्म से ग्रस्त है, जिसमें ह्यूमन ब्रेन छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता है। थोड़ा अबनॉर्मल बिहेवियर होता है, पर उनकी फोकस और कैलकुलेशन पावर काफ़ी हद तक अच्छी होती है। और वहीं पर उसी डॉक्टर की बेटी भी अबनॉर्मल है जिसका नाम जस्टीन है। क्रिस के पेरेंट्स बताते हैं उसका कोई दोस्त नहीं है एक्सेप्ट हिज लिटिल ब्रदर। वो न्यूरोलॉजिस्ट क्रिस के डैड को सजेस्ट करता है कि वो क्रिस को उसके पास ही छोड़ दें क्योंकि उसके पास का एनवायरनमेंट क्रिस के लिए अनुकूल है। लेकिन क्रिस के फादर तो आर्मी ऑफिसर हैं। वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनका बेटा अबनॉर्मल है। वो डॉक्टर के इस ऑफर को ठुकरा देते हैं और उन्हें लगता है कि उनका बेटा अगर मेहनत करेगा तो इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा। और फिर क्रिस और उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। कहानी अब प्रेजेंट में आ जाती है जिसमें क्रिस एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट के तौर पर काम करता है एक छोटे से स्ट्रिप मॉल ऑफिस में, जो कि है प्लेनफील्ड इलिनॉइस जगह पर। कहानी के पहले ही सीन में क्रिस अपनी जॉब अनुसार एक कपल को उनकी कुछ हाउस और बिजनेस रिलेटेड अकाउंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते नजर आता है, जिससे वो लोग उसे अपने घर में मोस्ट वेलकम करते हैं और उसे अपने बैकयार्ड में स्नैपिंग करने की परमिशन दे देते हैं। दूसरी तरफ फिनसेंट जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है, उसके डायरेक्टर रे किंग वो ट्रेजेडी डाटा एनालिस्ट करने वाली मैरी बेथ मदीना को बुलाते हैं और मदीना ने अपने पास में जो भी गैर कानूनी काम किए उनको लेकर उसे ब्लैकमेल करते हैं। रे मदीना को ऑर्डर्स देते हैं कि वो वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस लोगों के लिए अकाउंटेंट का काम करने वाले इस आदमी का पता लगाए। मदीना इस काम के लिए इनकार भी नहीं कर सकती, वरना उसे जेल भिजवा दिया जाएगा उसके पास के काम के लिए। सबूत के तौर पर सिर्फ मदीना के पास कुछ फोटोज और एक रिकॉर्डिंग है, जिससे उस अकाउंटेंट का पता लगाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद हमें क्रिस का डेली शेड्यूल देखने को मिलता है, जिसमें वो घर जाकर डिनर करने के बाद डेली लाउड म्यूजिक के साथ फ्लैश लाइट ऑन करके अपने आप को तपाता है। फिर कहानी चली जाती है क्रिस के चाइल्डहुड में, जहाँ उसकी मॉम उसको और उसकी फैमिली को इसलिए छोड़कर जा रही है क्योंकि उनका बेटा अबनॉर्मल है और वो नहीं चाहती कि दुनिया उसका फ़ायदा उठाए। और उसकी मॉम के रिलेशन भी उसके फादर के साथ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उसकी मॉम उसको छोड़कर चली गई। ये बहुत ही बड़ा डार्क एंड डीप इम्पैक्ट था क्रिस पर। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ क्रिस स्नाइपिंग कर रहा होता है और उसके स्नाइपिंग शॉट्स बहुत ही ज़्यादा सटीक होते हैं। इसके बाद क्रिस अपनी खुफिया जगह पर जाता है। उसके पास एक बहुत बड़ी वैन है जिसके अंदर उसने बहुत फेमस पेंटिंग्स, उसकी गन्स और बहुत सारा कैश है। एक तरह का आलीशान रूम है उसके पास उस वैन के अंदर। एक क्लासिकल म्यूजिक ऑन करके वो फिर से अपने पास में खो जाता है, जहां एक जेल में फ्रांसिस नाम के बूढ़े व्यक्ति ने उसे ब्लैक मनी में 2 साल में PhD कराई। क्रिस के फोकस को उसने एक टैलेंट के रूप में बदला। फ्रांसिस के बारे में सोचने के बाद उसे एक वुमेन की कॉल आती है जो उसे उसके क्लाइंट से कनेक्ट करती है और उसे असिस्ट करती है। वो उसे कहती है कि उसे अनफ्रेंडली लोगों से दूर रहना चाहिए। वो उसे सजेस्ट करती है कि उसे एक बार लीगल लोगों के लिए काम करना चाहिए क्योंकि कई लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। और लिविंग रोबोटिक्स तालाब की वो मछली है जिसे जाने देना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें फ़ायदे होने के चांसेस बहुत हैं। क्रिस को लगता है हर लीगल काम में भी कुछ इलीगल होता है और अगले दिन क्रिस उस काम पर आ जाता है जिसमें वो माहिर है।
फिर रीता और CFO एड को इंटरव्यू देने के बाद वो क्रिस को हिसाब किताब के लिए रख लेते हैं और दूसरी तरफ मरीना तलाश कर रही है वर्ल्ड मोस्ट वांटेड अकाउंटेंट की। इसके बाद क्रिस की मुलाकात होती है कंपनी के CEO फाउंडर लमार ब्लैकबर्न से, जो उसे बताता है कि ये कंपनी उसके लिए बहुत मैटर करती है। इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन के बाद अगले दिन क्रिस काम पर आ जाता है और उसकी मुलाकात होती है लिविंग रोबोटिक्स की अकाउंटेंट डाना कमिंग से, जो उसे ईयर वाइज कंपनी की अकाउंट बुक्स लाकर देती है, जिससे वो कंपनी से कोई घोटाला तो नहीं कर रहा ये पता लगा सके। क्रिस की एक खास बात है, या आप उसे प्रॉब्लम कह लें, जब वो किसी काम को हाथ में लेता है तो उसे पूरा करता ही है। जब तक वो काम पूरा नहीं होता उसे इरिटेशन हो जाती है। और अब कहानी में इंट्रोड्यूस होता है एक नया चेहरा जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है स्टोरी में, ब्रैक्स AK हिटमैन, जो पैसे लेके लोगों को टपकाता है, मतलब जान से मारता है। इस तरफ गवर्नमेंट का भी प्रेशर है रेकिंग पर कि वो पता लगाए कि ब्लैक मनी बाहर के बैंक्स में कैसे ट्रांसफर हो रहा है। मरीना इस बात से ज्यादा टेंशन में है क्योंकि उसे जेल नहीं जाना, तो इसलिए उसे अकाउंटेंट को जल्दी ढूंढना। फिर वो उस रिकॉर्डिंग को बार बार देखती है जिसमें उस अकाउंटेंट ने गंबीनो क्राइम फैमिली के 9 मेंबर्स को खत्म कर दिया। हाँ जानता हूँ स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, पर एंड तक पहुंचने से पहले सब क्लियर हो जाएगा। तो कहानी में आगे बढ़ने पर हमारा हीरो पूरी रात मेहनत करके पता लगा लेता है कि 61 मिलियन से ऊपर का घपला हुआ है कंपनी में, और वो ये बात डाना को भी बता देता है। फिर रीता, जो कि लमार की सिस्टर है, क्रिस के कैबिन में आती है और उससे पूछती है कि ये किसने किया। क्रिस बताता है कि वो अभी तक किसी कंक्लूजन पर नहीं आया है और जब उसे पता चलेगा तो वो उसे रिपोर्ट कर देगा। इसके बाद उसी रात CFO एड क्लिंटन के घर हिटमैन प्रेजेंट होता है और उसे इंसुलिन का ओवरडोज लेने के लिए फोर्स करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और ये सुसाइड लगती है। अगले ही दिन जब क्रिस अपने कैबिन में आता है तभी लमार उसे ये कहकर फायर कर देता है कि तुम्हारी वजह से मेरे फ्रेंड एड ने सुसाइड कर ली, क्योंकि उसे डर था कि मुझे इसका पता ना चल जाए, और उसने सुसाइड कर ली। लमार उस समय 61 मिलियन के घपले की बात कर रहा होता है। क्रिस लमार से कहता है कि ये किसने किया ये पता लगाना अभी बाकी है। बिना किसी कंक्लूजन के हम कुछ नहीं कह सकते, पर लमार उसकी एक ना सुनते हुए उसे कंपनी से निकाल देता है। इस तरफ हमारी कहानी की एक और मुख्य पात्र रिकॉर्डिंग को बार बार सुन के ये पता लगा लेती है कि अकाउंटेंट सैलोमन ग्रांडे नर्सरी राइम्स बोलता है, और उसके बोलने के तरीके से पता चलता है कि उसको ऑटिज्म है और साथ ही वो मैथमेटिशियन भी है। कंपनी से निकल जाने के बाद क्रिस फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वापस स्नाइपिंग करने पहुंच जाता है। क्रिस वहां पर लेटकर अपने चाइल्ड रूम में वापस पहुंच जाता है और उसे याद आता है कि कैसे उसके डैड उसे बहुत बुरी तरह मार्शल आर्ट के लिए ट्रेन करते थे, जब तक वो थक कर चूर नहीं हो जाता तब तक। उसे याद आता है कि इन सब चीजों में उसका छोटा भाई भी इन्वॉल्व था। उसके फादर उसे अलग अलग फाइटर्स से ट्रेन करवाया करते थे। ये याद करने के बाद क्रिस की आंख खुलती है। फिर 2 लोग जो कि क्रिस को मारने के लिए आए होते हैं, क्रिस उनको अच्छा सबक सिखाता है। उनमें से एक का तो हेडशॉट भी ले लेता है और उनसे पता कर लेता है कि वो डाना को भी मारना चाहते हैं। क्रिस वहां से तुरंत डाना को बचाने के लिए निकलता है। उसको ड्रीम बोर्ड बुलाने वाली अनआइडेंटिफाइड वुमेन की वॉइस उसे समझाती है कि उसे इस मैटर में ना पढ़कर गायब हो जाना चाहिए, पर वो डाना का एड्रेस और नंबर लेकर उसके घर पहुंच जाता है और डाना को मारने आए जितने भी लोग होते हैं उन सबको खत्म कर देता है और डाना को बचाता है। सच्ची में ये फाइट सीन बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक और लॉजिकल होता है। इसके बाद क्रिस डाना को अपने स्टोरेज यूनिट पर लेकर जाता है। डाना उसे कहते हैं कि हम आम लोगों की तरह पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते क्या। क्रिस उसे बताता है कि जो बंदा $61 मिलियन रिटर्न कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, वो पुलिस को भी खरीद सकता है। डाना उसके ट्रेलर में देखती है कि उसके पास बहुत सारा कैश, गोल्ड, एक्सपेंसिव पेंटिंग्स और हैवी गन्स है, जो कि एक नॉर्मल अकाउंटेंट के पास नहीं होती। और सच बात है, वो तो अब नॉर्मल है। दोनों अभी भी यही सोच रहे हैं कि उन्हें मारना कौन चाहता है और क्यों। इसके बाद क्रिस डाना को एक्सपेंसिव होटल में उसकी सेफ्टी के लिए ले जाता है और वहाँ डाना उससे उसके बारे में पूछती है। वो उसे सब बताता है कि उसने 17 साल में 34 बार घर बदला। उसे वो बताता है कि उसका चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा डार्क था। उसे उसके बचपन में घटी सारी घटनाओं के बारे में क्रिस डाना को बताता है, और इन्हीं बातों के दौरान वो पता लगा लेता है कि रीता ही अपनी कंपनी से पैसे चुराकर उसके शेयर्स के दाम बढ़ा रही थी, जिससे कंपनी को प्रॉफिट होता है। ये एक तरह का ब्लैक मनी इन्वेस्टमेंट था। अब यहाँ पर यह सवाल उठा कि रीता को पता था कि क्रिस इस बात का पता लगा लेगा, तो उसने उसे नौकरी पर क्यों रखा। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए क्रिस रीता से मिलने के लिए निकल पड़ता है, और रास्ते में उसकी अनआइडेंटिफाइड वुमेन की वॉइस फिर से उसे इस मैटर से दूर रहने के लिए कहती है। क्रिस को पूछती है कि वो उस लड़की को 1 हफ्ते से जानता है, वो उसके लिए सब क्यों कर रहा है। क्रिस उस सवाल का जवाब ना देते हुए कहता है डाना को मारने वाले लोगों के सर में वो गोली मारना चाहता है, बस। इन सब बातों के बाद जब वो रीता के घर के पास पहुंचता है तो उस पर वो हिटमैन ब्रैक्स हमला करता है। जब तक क्रिस रीता के पास पहुंचता, ब्रैक्स उसे हेड में शूट करके जा चुका था।
अब उसके सवालों का जवाब कैसे मिलेगा। तभी क्रिस का ध्यान लमार पर जाता है, क्योंकि रीता के मरने के बाद तो पूरी कंपनी का मालिक वही हुआ ना। इधर मरीना ने IRS रिकॉर्ड्स के जरिए क्रिश्चियन वुल्फ की आइडेंटिटी का पता लगा लिया, क्योंकि सारे बड़े लोगों के पैसे उसी ने मैनेज कराए थे। मरीना को उसके ऑफिस का पता चल गया और उसी से उसके घर का। क्रिस के घर पर FBI पहुंच चुकी है। उन्हें उसके बैकयार्ड में हाईटेक कैमरा मिलते हैं जो उसे पल पल की खबर देते हैं। क्रिस के घर में रखी डेंट वाली थर्मस देखकर रे को सब कुछ समझ आ जाता है। और दूसरी तरफ ब्रैक्स ने लमार को बचाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने अपने बेस्ट शूटर फाइटर बुला लिए थे और वो खुद भी एक बहुत अच्छा हिटमैन था। वहाँ क्रिस के घर पर रे किंग मरीना से उसकी स्टोरी सुनता है और फिर उसे ये जो उलझी हुई कहानी है इसके बारे में बताता है कि जिस दिन गम्बिनो फैमिली के 9 मेंबर्स का मर्डर हुआ उस समय रे किंग वहीं पर था। वो उस किलर के पीछे पीछे गया। किलर ने सबको मारने के बाद गन रे किंग के हेड पर रख दी। किलर ने उससे पूछा क्या वो एक अच्छा डैड है। रे किंग ने जवाब दिया हाँ वो एक अच्छा डैड है। तो किलर उसे वहीं पर छोड़कर चला गया। उस दिन उसकी मुलाकात हुई थी अकाउंटेंट से। वो समय रे किंग के लिए सबसे ज्यादा डरावना था। उसकी मौत और जिंदगी अकाउंटेंट की एक गोली पर निर्भर करती थी। रे बताता है कि क्रिस एक कैदी था आर्मी जेल में, क्योंकि वो आर्मी में था अपने फादर के साथ। वो जेल में इसलिए गया क्योंकि जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तो उसके फ्यूनरल पर उसको और उसके फादर को उसकी माँ के सेकंड हस्बैंड द्वारा बाहर निकाले जाने पर क्रिस ने लोगों को मारा, जिसमें पुलिस भी शामिल थी, और उसको बचाते हुए उसके फादर को गोली लग गई। क्रिस ने अकाउंटिंग फ्रांसिस से सीखी, जो कि ब्लैक मनी को मैनेज करने और माफिया फैमिली गम्बिनो का 40 सालों से अकाउंटेंट था। फिर जब गम्बिनो फैमिली ने फ्रांसिस को मारने की कोशिश की तब फ्रांसिस प्रोटेक्शन पाने के लिए FBI का इन्फॉर्मेंट बन गया। जेल में उसकी मुलाकात क्रिस से हुई। उनके बहुत अच्छे इमोशनल रिलेशनशिप बन गए थे। लेकिन जब फ्रांसिस जेल से बाहर निकला तो पुलिस ने उसे वादा की हुई प्रोटेक्शन नहीं दी और गम्बिनो फैमिली ने उसे किडनैप करके उसे बुरी तरह टॉर्चर किया और मार दिया। फिर ये बात जब किसी गार्ड के थ्रू क्रिस को पता चली तब वो थर्मस गार्ड के माथे पर मारकर 3rd फ्लोर से कूदकर जेल से भाग गया। रे किंग बताता है कि क्रिस आया, उसने गम्बिनो फैमिली को खत्म किया पर उसे वहीं पर जिंदा छोड़ दिया। उस इंसिडेंट ने उसकी लाइफ बदल दी। इसके बाद जब रे अपना काम हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था तब उसे एक कॉल आया। उस वुमेन ने उसे बताया कि वो अकाउंटेंट के लिए काम करती है। इसके बाद जो भी क्रिमिनल अकाउंटेंट का मोरल कोड तोड़ता उसकी इन्फॉर्मेशन वो वॉइस वुमेन रे किंग को दे देती, जिससे उसे केस सॉल्व करने में मदद मिलती। और उन सारे केसेस को सॉल्व करने की वजह से ही रे किंग फिनसेंट का डायरेक्टर बना। मरीना ये सब सुनने के बाद रे से पूछती है कि ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो। रे बताता है कि उसकी रिटायरमेंट के बाद किसी को तो उसकी जगह लेनी होगी। फिर क्रिस के घर का फोन बजता है और उस पर एक वॉइस मरीना को लिविंग रोबोटिक्स के बारे में बताती है। फाइनली क्रिस लमार के मेंशन पहुंच जाता है और वहां पर जितने भी हिटमैन के आदमी होते हैं उन्हें अपनी फाइटिंग और शूटिंग स्किल से मार देता है। पर उस बैटल के दौरान हिटमैन क्रिस के सोलोमन ग्रांडे राइम गाने से रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वो उसका बड़ा भाई क्रिश्चियन है। ये कहानी में बहुत बड़ा सस्पेंस खुलता है कि ब्रैक्स ही क्रिश्चियन वुल्फ का छोटा भाई है। उन्होंने एक दूसरे को तब से नहीं देखा था जब से क्रिस को जेल हुई थी। ब्रैक्सटन क्रिस से मिलकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे मारने लगता है। ब्रैक्सटन उसे ब्लेम करता है कि उसकी वजह से ही उनके फादर की डेथ हुई। ब्रैक्सटन के लिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है कि वो किस तरह का बिहेवियर रखे अपने बड़े भाई के साथ। क्रिस ब्रैक्स को समझाते हुए बोलता है कि उसने उसको अपने से दूर इसलिए रखा क्योंकि वो उसको कोई डेंजर में नहीं डालना चाहता था। ब्रैक्स इस बात पर हंसते हुए कहता है कि वो खुद एक डेंजर है। इन भाइयों की बातों के दौरान जब लमार उन्हें एरोगेंटली इंटरप्ट करता है तब क्या था, क्रिस सीधा उसके माथे में गोली मारता है और लड़ाई खत्म करता है। फिर क्रिस अपने छोटे भाई ब्रैक्सटन से ये वादा करता है वो उसे हर हफ्ते में एक बार जरूर मिला करेगा। ये कहकर क्रिस वहाँ से चला जाता है। फिर से एक और माता पिता हार्बर न्यूरोसाइंस जाते हैं अपने चाइल्ड की हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए और वहाँ पर उस बच्ची की मुलाकात होती है जस्टिन से, जिसने बचपन से कुछ बोला नहीं है, इसलिए वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांस कंप्यूटर का यूज करती है। और सीरियसली मैं बहुत ही ज्यादा शॉक हुआ जब मुझे पता चला कि जस्टिन ही वो वॉइस है जो क्रिस से बात करती है और वो क्रिस को असिस्ट करती है। और सबसे बड़ी बात, क्रिस के काम के फंड से ही ये चाइल्ड हेल्थ सेंटर चलता है। कहानी में एट द लास्ट डाना अपने घर आ गई और जैक्सन पुलॉक की पेंटिंग जो उसने ट्रेलर में देखी थी उसे क्रिस ने गिफ्ट कर दी। कहानी के खत्म होते हुए क्रिस टाउन से बाहर चला गया अपनी एयर स्ट्रीम के साथ और कहानी का द एंड। तो फ्रेंड्स चलो जल्दी से बात करते हैं कहानी की एक्चुअल स्टोरी की। एक्चुअल स्टोरी थी कि क्रिश्चियन वुल्फ
बचपन से ही ऑटिज्म का शिकार था। उसके पेरेंट्स को जब पता चला तो उसकी मदर उसे छोड़कर चली गई, लेकिन उसके फादर उसकी बड़ी केयर करते थे। वो उसे उस ऑटिज्म से बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी और फौज में भर्ती कराया। फिर जब क्रिश्चियन वुल्फ के माँ के फ्यूनरल पर उसकी लड़ाई उसके सेकंड फादर से हो गई तो उसके फर्स्ट फादर को उसे बचाते हुए गोली लग गई और उस लड़ाई में इन्वॉल्व क्रिश्चियन वुल्फ को जेल जाना पड़ा, जिसके कारण उसका छोटा भाई ब्रैक्सटन भी उससे उस समय बिछड़ गया और जेल में उसकी मुलाकात हुई फ्रांसिस से, जिसने उसे ब्लैक मनी में पीएचडी कराई। फ्रांसिस गम्बिनो फैमिली के लिए काम करता था। जब फ्रांसिस जेल से बाहर निकला तो गम्बिनो फैमिली ने उसे मार दिया और फ्रांसिस के अच्छे रिलेशन थे क्रिस से, तो क्रिस ने उसका बदला लिया और गम्बिनो फैमिली के 9 मेंबर्स को उस समय मार दिया। और जिस समय उसने उन 9 मेंबर्स को मारा तो उसकी मुलाकात उस समय हुई रे किंग से। जब क्रिस को पता चला रे किंग एक अच्छा इंसान है तो उसने अपने इलीगल जो भी उसके क्रिमिनल क्लाइंट्स होते थे उनका रिकॉर्ड उसने रे किंग को देना शुरू कर दिया, जो भी उसका मोरल कोड तोड़ते थे। उन केसेस को सॉल्व करके रे किंग फिनसन का डायरेक्टर बन गया। रे किंग ने अकाउंटेंट को ढूंढने के लिए मडीना के साथ उसकी तलाश शुरू की और फिर दूसरी तरफ जब क्रिस ने लिविंग रोबोटिक्स के 61 मिलियन के घोटाले का पर्दाफाश किया तब लमार डर गया। उसे लगा कि उसके बारे में किसी को पता ना चल जाए, इस वजह से उसने हिटमैन को हायर किया और अपने फ्रेंड एड को मरवा दिया, जिससे सबका शक उस पर आ जाए। और लमार के इसी लालच ने जान ली उसकी बहन रीता की। जब लमार अकाउंटेंट और डाना को मारने में नाकामयाब हुआ और उसे पता चला कि ब्रैक्सटन और क्रिश्चियन दोनों भाई हैं, तब वो लालच उसकी मौत का ही कारण बना। क्रिस ने ब्रैक्सटन से वादा किया कि वो उसे मिलेगा और अंत में हमें पता चली गया कि जस्टिन ही क्रिश्चियन वुल्फ के साथ काम करती है। क्रिस डाना को एक पेंटिंग गिफ्ट करके टाउन से बाहर चला गया। ये थी कहानी की ओपन एंडिंग और हम सब वेट कर रहे हैं नेक्स्ट अकाउंटेंट 2 का। तो फ्रेंड्स, स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें और अपनी मनपसंद मूवी मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। अपनी मनपसंद मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।